जी नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आज की जो हमारी क्लास है उसमें टॉपिक चल रहा है हमारा अविकारी शब्द, अव्यय और निपात। तो अविकारी शब्द, अव्यय और निपात के बारे में पढ़ेंगे। अव्यय के भेद, कितने भेद होते हैं? 4। कितने पढ़ चुके हैं? 2। आज कौन सा भेद पढ़ना है? तीसरा। और तीसरा भेद क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय कहाँ होता है जी? समुच्चय बोधक अव्यय जो अविकारी शब्द, जो अविकारी शब्द दो, जो अविकारी शब्द दो शब्दों, वाक्य, जो अविकारी शब्द दो शब्दों, वाक्य या वाक्यांश, जो अविकारी शब्द दो शब्दों, वाक्य या वाक्यांश को जोड़ने का कार्य, जोड़ने का कार्य करते हैं, जोड़ने का कार्य करते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। उन्हें समुच्चय बोधक, बोधक का मतलब होता है ज्ञान कराने वाला, समझ कराने वाला। उन्हें समुच्चय बोधक कार्य करते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक, उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय 2 प्रकार के होते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय 2 प्रकार के होते हैं। इनमें से एक प्रकार होता है हमारा समानाधिकरण समुच्चय बोधक। समानाधिकरण समुच्चय बोधक, समानाधिकरण समुच्चय बोधक। और दूसरा होता है व्याधिकरण समुच्चय बोधक। दूसरा क्या है? व्याधिकरण समुच्चय बोधक। व्याधिकरण, व्याधिकरण समुच्चय बोधक। समानाधिकरण समुच्चय बोधक के अंतर्गत हम जो प्रयोग करते हैं वो और का प्रयोग करते हैं, वे का, या का, अथवा का, तथा अपने आप में निपात भी है, लेकिन हम इसका कई बार प्रयोग जोड़ने के लिए भी करते हैं। इसके अंदर व्याधिकरण समुच्चय बोधक के अंतर्गत हम प्रयोग करते हैं की का, चूंकि, क्योंकि, क्योंकि, किंतु, परंतु, लेकिन, किंतु, परंतु, लेकिन, ताकि, उससे की, जिससे की, और वरन, बल्कि, बल्कि।
ये सारे के सारे हमारे कहलाते हैं व्याधिकरण समुच्चय बोधक। क्लियर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर अव्यय के 4 भेदों में से क्रिया विशेषण अव्यय और उसके चारों भेद कालवाची, स्थान परिमाण और रीतिवाची हम इससे पिछली क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं। और किस प्रकार सारे क्रिया विशेषण जो अव्यय होते हैं उन्हीं को हम अविकारी शब्द भी कहते हैं, अव्यय भी कहते हैं और संबंध बोधक भी कहते हैं। वो सब आपने जान लिया था पिछली क्लास में। आज की जो हमारी क्लास है, जो कि आज 8 तारीख है और अभी टाइम 11:21 हुआ है, तो ये इस क्लास के अंतर्गत प्यारे दोस्तों जो हम करा रहे हैं आपको अव्यय का तीसरा भेद समुच्चय बोधक अव्यय के बारे में पढ़ा रहे हैं। और इनका काम क्या होता है? 2 शब्दों को जोड़ने का, 2 शब्दों को जोड़ने का, वाक्य को जोड़ने का, वाक्यांश को जोड़ने का होता है। इसी वजह से इसका नाम समुच्चय भी पड़ा, क्योंकि समुच्चय का शाब्दिक अर्थ जोड़ना ही होता है। अगर इतनी बात आप तक समझ में आ गई है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है, तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। इसके बाद में फिर हम सेंटेंस के माध्यम से इस समुच्चय बोधक अव्यय को कंप्लीट करते हैं। यहाँ तक अगर सभी बच्चों को ये बात क्लियर है तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। जी थोड़ी पता नहीं नेटवर्क की प्रॉब्लम है, सिस्टम में क्या दिक्कत है, तो आज थोड़ा सा इसको सही कराएंगे। हालांकि जो नेटवर्क है वो मैंने चेंज कराया है, उसके बावजूद भी थोड़ी समस्या बनी हुई है क्लास में। तो सिस्टम को भी अपडेट किया गया है कल, तो क्या समस्या आई है अभी तक थोड़ा क्लियर नहीं हुआ है। तो जैसे भी आज मुझे मौका मिलता है तो मैं इस समस्या से आपको ठीक है फ्री करा दूंगा जो भी दिक्कत आ रही है। जी अब सेंटेंस के माध्यम से चीजों को देखिए। क्लास का लेट होने का कारण थोड़ा ये था, आज सी-टेट के बैच में पहली क्लास थी जो कि एक डेमो क्लास है और आपका जो ये समय है 11 से लेके प्यारे दोस्तों 12 बजे तक किया गया, जिसमें मैं 1 घंटे की क्लास आप लोगों की लूंगा। तो उसका रीजन ये था कि थोड़ा सा सी-टेट वाले जो हमारे दूसरी फैकल्टी थे उनका और हमारा समय आपस में नहीं मैच कर पा रहा था सही तरीके से, इसलिए मेरी वजह से 3 से 4 टीचरों की जो क्लास थी वो डिस्टर्ब हो रही थी। तो मैंने 9:45 का टाइम सी-टेट वाले बैच को दे दिया आपका, और आपकी जो आगे क्लास हुआ करेगी वो 11 से 12 के बीच में ही होगी। आज क्लास लेट होने का कारण यूट्यूब पे क्लास थी, ये जो हिमांशी मैम है उनका चैनल है लेट्स लर्न, वहाँ पे मेरी सी-टेट की एक डेमो क्लास थी जिसमें मैं पेडागोजी के बारे में चर्चा कर रहा था और वो पैराग्राफ के क्वेश्चनों को किस तरीके से करना है वो मैं थोड़ा बता रहा था। तो टॉपिक पूरा हो जाए इसकी वजह से 5-6 मिनट ये आपकी क्लासें थोड़ी लेट हुई। तो अब आपका जो टाइमिंग रहेगा वो 11 से 12 ही रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरे जो क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे दोस्तों वो सेंटेंस वाले क्वेश्चन होंगे, जैसे राम और लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण सगे भाई, राम और लक्ष्मण सगे भाई थे। दूसरा, कृष्ण व सुदामा गुरु भाई थे, गुरु भाई थे। रणवीर या रणधीर में से, रणवीर या रणधीर में से कोई एक जाएगा, रणवीर या रणधीर में से कोई एक जाएगा। सरकार अथवा शासन में से, सरकार अथवा शासन में से
किसी एक, सरकार अथवा शासन में से किसी एक की गलती का, किसी एक की गलती का खामियाजा पब्लिक को भुगतना पड़ता है। गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो। सूरज निकला इसलिए अंधेरा भागा। वह घड़ी मिल गई, वह घड़ी मिल गई जो आपने मुझे जन्मदिन पर दी थी। वह घड़ी मिल गई जो आपने मुझे जन्मदिन पर दी थी। इसमें से आपको समुच्चय बोधक अव्यय को पहचानना है कि कहाँ कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग किया गया है। 8वां, ऐसा कौन भारतीय है जिसने भगत सिंह का नाम न सुना हो। ऐसा कौन भारतीय है जिसने भगत सिंह का नाम न सुना हो। मैं रेलवे स्टेशन पर पहुंचा, मैं रेलवे स्टेशन पर पहुंचा, परंतु रेलगाड़ी चली गई। यद्यपि मैं वहां नहीं था, तथापि पूरी घटना बता सकता हूँ। यद्यपि मैं वहां नहीं था, तथापि पूरी घटना बता सकता हूँ। तो प्यारे दोस्तों, आपको ध्यान रखना है 10 सेंटेंस है। इन 10 सेंटेंस में हमें समुच्चय बोधक अव्यय को बताना है। दूसरा, ये सारे के सारे सेंटेंस समुच्चय बोधक अव्यय के उदाहरण हैं, और इनमें से बहुत सारे सेंटेंस ऐसे हैं जो संयुक्त वाक्य के हैं, कुछ ऐसे हैं जो मिश्र वाक्य के हैं। क्योंकि समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग हम संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य में ही करते हैं। तो राम और लक्ष्मण सगे भाई थे, तो यहाँ और का प्रयोग हमने समुच्चय बोधक अव्यय के रूप में किया,
दो शब्दों को आपस में जोड़ने के लिए। कृष्ण व सुदामा गुरु भाई थे, वह का प्रयोग किया। रणवीर या रणधीर में से कोई एक जाएगा, हमने या का प्रयोग किया। सरकार अथवा शासन में से किसी एक की गलती का खामियाजा पब्लिक को भुगतना पड़ता है, ये बात बिल्कुल सत्य है। यहाँ हमने अथवा का प्रयोग किया। ठीक है, गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलिए, तो यहाँ समुच्चय बोधक अव्यय का काम कर रहा है। सदा सत्य बोलिए, ये सरल वाक्य है। गांधी जी ने कहा ये वाक्यांश है, उपवाक्य है। तो इस सरल वाक्य को इस उपवाक्य वाक्यांश से जोड़ने के लिए हमने की का प्रयोग किया। तो ये जो वाक्य थे अब तक, ये सारे संयुक्त वाक्य थे, पहले चार। ये पांचवा जो सेंटेंस है, ये मिश्र वाक्य का भी उदाहरण है। सूरज निकला इसलिए अंधेरा भागा, यहां हमने इसलिए का प्रयोग किया। अंधेरा भागा सरल वाक्य है, सूरज निकला सरल वाक्य है। बाद वाला सरल वाक्य पहले वाले सरल वाक्य पर डिपेंड है, निर्भर है, आश्रित है। क्योंकि सूरज निकला अंधेरा भागा, तो अंधेरा भागना सूरज के निकलने पर डिपेंड हुआ, तो इसीलिए ये भी मिश्र वाक्य का उदाहरण हुआ। अब वो उसकी मर्जी, इसको वो समुच्चय बोधक अव्यय के रूप में पूछे, मिश्र वाक्य के रूप में पूछे, या कोई दूसरा सेंटेंस इससे बना ले कि ये शुद्ध वाक्य है या अशुद्ध वाक्य है, या वे पूछने लगे कि ये सूरज तत्सम है तद्भव है, वो उसकी मर्जी। एक ही सेंटेंस से 19 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, एक शब्द से 22 तरह के प्रश्न बनते हैं। अब वो कौन सी नॉलेज चेक करेगा, वो उसका काम। वह घड़ी मिल गई जो आपने मुझे जन्मदिन पर दी थी, आपने जन्मदिन पर दी थी, वह घड़ी मिल गई। बाद वाली चीज पहले वाली पे डिपेंड है। जो का प्रयोग मिश्र वाक्य का उदाहरण बना, किसकी वजह से, जो क्या है यहाँ, समुच्चय बोधक अव्यय। तो समुच्चय बोधक अव्यय अविकारी शब्दों का प्रयोग हम संयुक्त वाक्य बनाने में और मिश्र वाक्य बनाने में करते हैं। ऐसा कौन भारतीय है जिसने भगत सिंह का नाम न सुना हो? तो भगत सिंह का नाम न सुना हो, ऐसा कौन भारतीय है? जिसने के द्वारा आपस में जोड़ दिए गए। मैं रेलवे स्टेशन पर पहुंचा परंतु रेलगाड़ी चली गई। रेलगाड़ी चली गई एक सरल वाक्य, मैं रेलवे स्टेशन पर पहुंचा उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य, परंतु यहाँ समुच्चय बोधक। यद्यपि मैं वहां नहीं था तथापि पूरी घटना बता सकता हूँ, पूरी घटना बता सकता हूँ, यद्यपि मैं वहां नहीं था। इसको इससे जोड़ने के लिए तथापि का प्रयोग किया गया। इसीलिए प्यारे दोस्तों, यहाँ तथापि, परंतु और जिसने, ये सब क्या कहलाए हमारे, ठीक है, समुच्चय बोधक अव्यय। तो इन सब में समुच्चय बोधक अव्यय का काम क्या हो गया, अब आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे कि समुच्चय बोधक अव्यय का काम होता है दो शब्दों को जोड़ने का। समुच्चय बोधक अव्यय का काम क्या होता है, दो शब्दों को जोड़ने का, वाक्य को जोड़ने का, या फिर किसी वाक्यांश पर किसी सरल वाक्य को निर्भर या डिपेंड करने का। ठीक है, तो क्लास का टाइम चेंज हो गया है। मैं एक बार नहीं बल्कि 3 बार आपको इसी क्लास में बता चुका हूं, और वो हो गया है 11 से लेके 12 बजे। तो 1 घंटे की हमारी ये क्लास हुआ करेगी। 11 बजे मतलब 11 बजे लाइव हो जाएगी। आज थोड़ा लेट हुई थी, ठीक है, क्योंकि यूट्यूब पे थोड़ा सेशन था। तो बाकी बच्चे इस चीज को थोड़ा नोट कर ले जो क्लास लाइव अटेंड करते हैं। ठीक है, वो 11 बजे आपको हिंदी की क्लास के लिए प्रेजेंट रहना है। ठीक है जी, कितने बजे, 11 बजे। चलो जी, और ये जो 11 बजे जो आपकी क्लास होगी, 11 बजे, इसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों कि यहाँ पर तमाम जो हम पहले क्लास लेते थे मंडे टू फ्राइडे, तो ये जो शेड्यूल है हम मंडे टू फ्राइडे का रखेंगे। ठीक है, जो संस्कृत की क्लास है उसका टाइमिंग वही रहेगा। तो ये ध्यान रखना है, जो तमाम बच्चे टीचिंग की तैयारी कर रहे थे जो संस्कृत लैंग्वेज को लेके, ठीक है, जैसे सुपर टेट है या बाकी है, इसी के साथ हम वो संस्कृत की क्लास उन बच्चों को दे रहे हैं। तो वो टाइमिंग आपका सेम रहेगा, 9:45 से लेके 11 बजे का। केवल हिंदी की क्लास का टाइमिंग चेंज हुआ है, और वो है मंडे टू फ्राइडे हो जाएगा। अब पहले 3 दिन आपकी क्लास चलती थी, 1 से लेके 11 बजे से लेके 12 बजे तक। क्लियर? और कोई डाउट किसी का? अब कमेंट ले लेते हैं आप लोगों के। अगर समुच्चय बोधक अव्यय से फ्री हो गए हो तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। 2 प्रकार के समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं, एक समानाधिकरण, एक व्याधिकरण। समानाधिकरण समान आधार वाले शब्दों को जोड़ते हैं, और व्याधिकरण अलग अलग आधार वाले शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं।
जी। तो आपको यहाँ ध्यान में चीजें आई। यहाँ राम और लक्ष्मण को जोड़ रहे थे, समान आधार थे। समान आधार का मतलब क्या, दोनों पुल्लिंग शब्द है, दोनों एक वचन है। यहाँ वे कृष्ण व सुदामा पुल्लिंग शब्द एक वचन, रणवीर या रणधीर पुल्लिंग शब्द एक वचन, अथवा है सरकार या शासन जातिवाचक संज्ञा, दोनों के दोनों समान आधार हो गए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि लिंग की वजह से, वचन की वजह से, पुरुष की वजह से अगर किन्हीं सेंटेंसों में शब्दों में समान आधार पाया जाता है तो उसको हम समानाधिकरण कहते हैं। अगर वे क्रिया अलग अलग है, सेंटेंस में अलग अलग आधार है, तो व्याधिकरण है। तो शब्दों को जोड़ने का काम हम समानाधिकरण से करते हैं, वाक्यांश या वाक्यों को जोड़ने का काम हम व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय से करते हैं। तो इसके बाद हमारे पास बचा एक, और वो क्या है, विषम्य बोधक अव्यय। क्या है फोर्थ हमारा, विषम्य बोधक अव्यय। विषम्य बोधक अव्यय। तो विषम्य बोधक अव्यय किसे कहेंगे, जिन अविकारी शब्दों के बाद विषम्य बोधक अर्थात जिन अविकारी शब्दों के बाद विषम्य बोधक अर्थात संबोधन बोधक, जिन अविकारी शब्दों के बाद विषम्य बोधक अर्थात संबोधन बोधक चिन्ह, ये वाला संबोधन बोधक चिन्ह का प्रयोग हो, वो कहलाते हैं विषम्य बोधक अव्यय। दूसरा, जिन शब्दों से मनोविकार मन के विकार, मनोभाव मन के भाव, मनोविकार मनोभावों का, जिन शब्दों से मनोविकार मनोभावों को प्रकट किया जाए तो वो भी क्या कहलाते हैं, विषम्य बोधक अव्यय। क्या कहलाएंगे वो, विषम्य बोधक अव्यय। तीसरा, जो अविकारी शब्द हर्ष, जो अविकारी शब्द हर्ष, आश्चर्य, शोक, ग्लानि, घृणा, संबोधन, आशीर्वाद और स्वीकृति का ज्ञान कराए, वे भी हमारे क्या कहलाएंगे, विषम्य बोधक। आश्चर्य का मतलब क्या हो गया, जैसे शाबाश, आपने तो कमाल कर दिया, तो ये शाबाश क्या है, आश्चर्य है। ठीक है।
सॉरी हर्ष, अत्यधिक खुशी, शाबाश, ठीक है। वाह, आहा, ये सब क्या है? हर्ष, अत्यधिक खुशी। आश्चर्य, ओहो, ओहो, वाह रे वाह, आहा, शौक, हाय हाय, तराई तराई, बाप रे बाप, बस करो, ग्लानि, छी छी, थू थू, धत तेरे की, धत तेरे की, धिक्कार है। संबोधन, हे, ए, अरे, अजी, हेलो। आशीर्वाद, जीते रहो, दीर्घ आयु हो, आयुष्मान भव, स्वीकृति, हाँ हाँ, ठीक है, अच्छा अच्छा, अच्छा अच्छा, ये भी सारे अविकारी शब्द हैं जिनको हम अव्यय कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये सब क्या है? अविकारी शब्द हैं जिनको हम अव्यय कहते हैं, क्योंकि 4 प्रकार के होते हैं। एक तो क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, और ये सारे मैंने जो व्हाइट पेन से लिखे हैं ये भी सारे आपके अविकारी अव्यय शब्द हैं। इनको भी आप किसी लिंग वचन काल कारक में परिवर्तित नहीं कर सकते हो। जी वेरी गुड। तो यहां आपको ध्यान रखना है, कई बार स्टेटमेंट भी पूछी जाती है। कैसे पूछेगा कि वे शब्द कौन से होते हैं जो मनोविकार को, मनोभाव को प्रकट करते हैं? तो आप कहोगे वे विषम्य बोधक अविकारी अव्यय शब्द होते हैं। तो जिन अविकारी शब्दों के बाद विषम्य बोधक चिन्ह ये लगा, सबसे बड़ी पहचान इसकी यही है। जैसे शाबाश, आपने तो कमाल कर दिया, वाह कितना सुंदर बच्चा है, आहा कितना अद्भुत दृश्य है, नजारा है, ओहो आप भी आ गए, हमें तो उम्मीद ही नहीं थी, वाह रे वाह कमाल कर रहे हो आप तो, ठीक है, आहा इतनी तेज गति से ये बाइक चलाता है, सब आश्चर्य है, हाय हाय तराई तराई, बाप रे बाप बस करो, छी छी धिक्कार है तुम पे, तुमसे ये काम नहीं हो पाया, ये ग्लानि घृणा है। संबोधन, हे, ए, अरे, अजी, अजी आप तो लिखते रहते हो, हमारी बात तो सुनते ही नहीं हो। तो ये सब क्या है? ये संबोधन है, ठीक है। अरे लिखने और समझाने से भर्ती होते हैं, ठीक है, बातें सुनने और सुनाने से नहीं। तो ये सब क्या है? संबोधन है। आशीर्वाद, जीते रहो, दीर्घायु हो, आयुष्मान भव, सौभाग्यवती भव, ये सब आशीर्वाद है, ठीक है। अच्छा अच्छा मैं आ जाऊंगा, हाँ हाँ आप सही कह रहे हो, ये सब क्या कहलाए? स्वीकृति। वो सेंटेंस देके भी पूछ सकता है और बिना सेंटेंस के भी आपसे यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन किया जा सकता है। तो जिन अविकारी शब्दों के बाद विषम्य बोधक तथा संबोधन चिन्ह आए वो सारे क्या कहलाए? अव्यय अविकारी, जिसका नाम है विषम्य बोधक। अगर ये आपका कंप्लीट हो गया हो, एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। और यहाँ 5वां बचा है, उसको कहते हैं हम निपात अव्यय। क्या कहते हैं उसको हम? निपात अव्यय। तो अव्यय में और निपात में अंतर क्या होता है, उस चीज को भी समझना है।
जैसे यहाँ हमने शाबाश लिया, तो क्या हमें किसी कोई लड़की है उसको शाबाशी देनी है तो हम ये प्रयोग करेंगे शाबाशी आपने तो कमाल कर दिया। तो पुल्लिंग शब्द हो या फिर स्त्रीलिंग हो, हम दोनों के लिए शाबाश का ही प्रयोग करें। तो शाबाश का शाबाशी नहीं बना सकते, वहां का वाहे नहीं बना सकते, तो वाहे गुरु अलग हो गया। क्लियर? तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ हर्ष को बताने वाले, आश्चर्य को प्रकट करने वाले, शोक ग्लानि घृणा को, संबोधन को, आशीर्वाद को, स्वीकृति को बताने वाले सारे शब्द हमारे मनोविकार मनोभाव होते हैं, जिनके बाद हमेशा हम विषम्य बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसके बाद बात करते हैं निपात की। निपात की क्या खासियत है? निपात निपात वे अविकारी, निपात वे अविकारी शब्द होते हैं। निपात वे अविकारी शब्द होते हैं जिनके प्रयोग से वाक्य व शब्दों में विशेष बल आ जाता है। विशेष बल आ जाता है। तो विशेष बल का मतलब यहाँ ताकत नहीं है। निपात का प्रयोग, निपात अविकारी शब्द का प्रयोग, निपात अविकारी शब्दों का प्रयोग विशेषता 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 या विशेष बल लाने के लिए किया जाता है। विशेष बल, विशेषता या विशेष बल प्रदान करने के लिए किया जाता है। करने के लिए किया जाता है। निपात अव्यय की तरह, निपात अव्यय की तरह काल, स्थान, परिमाण, रीति, समुच्चय, रीति समुच्चय, रीति समुच्चय, निपात अव्यय की तरह काल, स्थान, परिमाण, रीति समुच्चय, विषम्य आदि का ज्ञान नहीं कराते हैं। इसलिए इनको अव्यय शब्दों, इसलिए इनको अव्यय शब्दों से अलग प्रयोग में लाया जाता है। क्योंकि अव्यय का काम क्या है? ये तो वो काल को बताएगा। अव्यय का काम क्या है? ये तो वो काल को बताए। जैसे आज, कल, परसों, स्थान, यहाँ वहां, अब, यहाँ वहां, ठीक है, आगे पीछे ऊपर, परिणाम, थोड़ा ज्यादा कम, रीति धीरे तेज, समुच्चय, ठीक है, जोड़ने का काम, और वे अथवा, विषम्य शाबाश वा आ। तो इस तरह से हम यहाँ अव्यय का तो प्रयोग करते हैं जो कि 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन वहां आपको ध्यान रखना है किशोरीदास वाजपेयी 5वां भेद जो मानते हैं अव्यय का, वो निपात को मानते हैं। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार अव्यय के 5 भेद हैं, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार अव्यय के केवल 4 ही भेद हैं। दोनों में अंतर क्या है? निपात का प्रयोग केवल इसलिए होता है कि वो जिस शब्द के साथ प्रयोग में लाया जाएगा उसमें विशेषता उत्पन्न कर देता है, विशेष बल ला देता है।
जबकि अव्यय क्या करता है, यह तो काल, स्थान, परिमाण, रीति, समुच्चय, विषम्य को बताएगा। तो यहां आपको ध्यान रखना है निपात अव्यय आपके कौन कौन से हैं, उस पे फोकस कीजिए। निपात शब्द, तो निपात शब्द क्या है आपके, तो, ही, भी, तक, साथ, सदैव, हमेशा, सदा, ये सब क्या है, निपात है। लगभग, तकरीबन, लगभग, तकरीबन, सिर्फ, सिर्फ, मात्र, केवल, खुद, स्वतः, स्वयं, स्वयं, न, ना, नि, नहीं, मत, मना करना, निषेध, निषेध, वर्जित, हानिकारक, हानिकारक, आदि। ये सारे के सारे जो अभी आपने पढ़े हैं, क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विषम्य बोधक, उनमें आते ही नहीं है। दूसरा, इनके साथ आप विषम्य बोधक चिन्ह का भी प्रयोग नहीं कर सकते। न तो ये जोड़ने का काम करते, न ये काल, स्थान, परिमाण, रीति को बताने का काम करते, न ये हर्ष, शोक, आश्चर्य आदि मनोभाव को प्रकट करते। इनका काम केवल एक ही है, और वो है ये जिस शब्द के साथ प्रयोग में लाए जाते हैं, जिस सेंटेंस में प्रयोग में लाए जाते हैं, उसमें विशेष बल ला देते हैं। क्या ले देते हैं, विशेष बल ला देते हैं, विशेष बल प्रदान करते हैं। केवल ये काम इनका है, विशेष बल प्रदान करने का। विशेष बल प्रदान करने का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, जैसे यहां हमने कहा मैं यह काम कर सकता हूं, और फिर मैंने यहां प्रयोग किया मैं भी यह काम कर सकता हूं। फिर हमने यहां प्रयोग किया पानी पानी बढ़ता जा रहा है। पानी भरता ही जा रहा है। अब देखो इनमें सेंटेंसों में क्या हुआ, इसमें हमने यहाँ बी का प्रयोग किया, इसमें हमने ही का प्रयोग किया। भी और ही का प्रयोग करने से सेंटेंस में बल आ गया, विशेषता आ गई। मैं यह काम कर सकता हूं, मैंने ये बात कही, और आप में से भी कोई बोल दे सर जी ये काम तो मैं भी कर सकती हूं, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरी वाली जो बात थी ऊपर की, उसका वजूद ही नहीं रहा। क्योंकि जब आपने कह दिया कि ये काम तो मैं भी यह काम कर सकता हूं या कर सकती हूं, तो ये अपने आप में भी का प्रयोग होने से सेंटेंस में विशेषता आ गई, विशेष बल आ गया। पानी भरता जा रहा है, सामान्य घटना, सामान्य बात। पानी भरता ही जा रहा है, इसका मतलब प्रोग्रेस को बता रहे हैं, कंटिन्यूटी को बता रहे हैं, तो यहां ही का प्रयोग है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये भी, ही, तो, तक,
ठीक है, साथ, सदैव, हमेशा, सदा, लगभग, तकरीबन, सिर्फ, मात्र, केवल, ये सब क्या कहलाते हैं हमारे, ये सारे के सारे कहलाते हैं हमारे निपात शब्द। सेंटेंस के माध्यम से पहचान कीजिए कैसे करेंगे। आप देर तक पढ़ा करो। यहाँ गाड़ी खड़ी करना मना है। शोर मत करो। शराब पीना वर्जित है, या यहाँ शराब पीना वर्जित है। यहाँ से प्रवेश निषेध है। पानी स्वतः बह जाएगा। अपना काम स्वयं करो। वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। मेरे साथ सिंगापुर कौन कौन चलेगा। मात्र 100 रुपया लगेंगे। चलो जी, देखो ध्यान देके यहाँ पे क्या है, इसमें तक है, इसमें मना, इसमें मत निपात है, इसमें वर्जित, यहाँ निषेध, यहाँ स्वतः, यहाँ स्वयं, यहाँ तो, यहाँ पे साथ और यहाँ पे मात्र। ये सब क्या है हमारे निपात शब्द है। तो सेंटेंस दे के पूछे या इनमें से पूछे। मोदी की सभा में लगभग 1 लाख व्यक्ति थे। मेरी क्लास में तकरीबन 3000 बच्चे एक साथ पढ़ते हैं। ठीक है, तो ही, भी, तक, साथ, सदैव, हमेशा, सदा, लगभग, तकरीबन, सिर्फ, मात्र, केवल, खुद, स्वतः, स्वयं, न, ना, नहीं, मत, मना करना, निषेध, वर्जित, हानिकारक, ये सब क्या कहलाते हैं निपात शब्द। ये भी अविकारी है। आप लगभग का लगभग या लगभगी नहीं बना सकते, तकरीबन का तकरीबन या तकरीबन ही नहीं बना सकते, तक का तके या तक ही नहीं बना सकते, आप स्वयं का स्वयं या स्वयं ही नहीं बना सकते, आप मत का मते या मती नहीं बना सकते, आप केवल का केवले या केवली नहीं बना सकते। तो प्यारे दोस्तों, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि निपात भी अविकारी शब्द है, क्योंकि ये भी किसी लिंग वचन काल कारक में परिवर्तित नहीं होते हैं। तो अव्यय के साथ इनकी समानता केवल यही है कि अव्यय भी किसी लिंग वचन काल कारक में बदलते नहीं है, निपात भी किसी काल कारक का जो है लिंग वचन में परिवर्तित नहीं होते हैं।
लेकिन अव्यय का प्रयोग हम करते हैं काल को, स्थान को, परिमाण को, रीति को बताने के लिए, समुच्चय को और विषम्य को प्रकट करने के लिए। लेकिन निपात का प्रयोग केवल विशेष बल प्रदान करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, विशेष बल प्रदान करने के लिए किया, तो वो तो विशेषण है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सारे संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रियाओं से हम क्रिया भी बना लेते हैं और विशेषण शब्दों का भी निर्माण कर लेते हैं। तो ये सारे के सारे हमारे क्या थे, निपात, और ये थे इनसे जुड़े हुए पर्सन। तो ये सारे के सारे सेंटेंस, वो सेंटेंस दे के आपसे पूछे, ठीक है, या फिर प्यारे दोस्तों आपसे शब्द दे के पूछे। अब आप ये गलती नहीं करोगे तो आपका जो है शब्द के जो भेद हैं वो वाला टॉपिक हमारा एक तरह से विकार, परिवर्तन, रूप व रूपांतरण के आधार पे जो शब्द के भेद हैं वो वाला हमारा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। अब एक भेद बच गया आपका शब्द का, और वो है चौथा भेद। शब्द के भेद हम पढ़ रहे थे, शब्द के 4 भेद थे, जिसमें से हमने पहले पढ़ा उत्पत्ति, व्युत्पत्ति, उद्गम, उद्भव के आधार पे शब्द का भेद, तत्सम, तद्भव, देशी, विदेशी और संकर। दूसरा पढ़ा हमने रचना, बनावट, आकृति के आधार पे शब्द का भेद, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। और इसके बाद में हमने पढ़ा विकार, परिवर्तन, रूप, रूपांतरण के आधार पे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इसके बाद चौथा और लास्ट भेद जो है वो है हमारा अर्थ व प्रयोग के आधार पे शब्द का भेद। अर्थ व प्रयोग के आधार पे, अर्थ या प्रयोग के, अर्थ या प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। अर्थ या प्रयोग के आधार पे शब्द के भेद होते हैं प्यारे दोस्तों हमारे 4। इनमें से एक होता है हमारा अर्थ या प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद 4। इनमें से एक होता है हमारा विलोम शब्द, जिसको विपरीतार्थी कहते हैं। एक होता है हमारा पर्यायवाची शब्द, जिसको समानार्थी कहते हैं। एक होता है हमारा एकार्थी, एक अर्थ वाला। एक होता है अनेकार्थी, अनेकार्थी। क्या है, अनेकार्थी। एक भेद है हमारा 5वां श्रुति समभिन्नार्थक शब्द। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, जिसको शब्द युग्म भी कहते हैं। और एक है वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द। और एक है इसमें हमारा वर्तनी। एक 7वां क्या है, वर्तनी। ये 7 टॉपिक अब हम पढ़ेंगे सीक्वेंस में। बस एक बार आप मुझे ये बता दीजिए कि आपने रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ वाला टॉपिक कर लिया है कि नहीं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है कि मैंने दूसरा भेद पढ़ाया आपको या फिर तीसरा। विलोम शब्द को हम विपरीतार्थी भी कहते हैं, विपरीतार्थी। पर्यायवाची का दूसरा नाम समानार्थी भी होता है। और एकार्थी एक अर्थ वाला, एक अर्थ वाला एक अर्थी होता है। अनेकार्थी अनेक अर्थ वाला, जिसके अनेक अर्थ होते हैं। अनेक अर्थ वाला क्या कहलाता है, अनेक अर्थ वाला कहलाता है अनेकार्थी। श्रुति सम भिन्नार्थक को हम शब्द युग्म के नाम से भी जानते हैं। शब्द युग्म, शब्दों का जोड़ा जो सुनने में समान लगे, अर्थ जिसके अलग अलग हो। क्लियर, तो उसको हम क्या कहते हैं। इसके साथ वाक्यांश के लिए एक शब्द का दूसरा नाम क्या है, अनेक शब्द के लिए एक शब्द। अनेक शब्द के लिए, अनेक शब्द के लिए, अनेक शब्द के लिए एक शब्द, ये वाक्यांश के लिए एक शब्द भी इसका नाम है। और वर्तनी का अर्थ होता है शुद्ध शब्द। वर्तनी का मीनिंग क्या होता है, शुद्ध शब्द। तो जो शुद्ध शब्द होते हैं, शुद्ध और अशुद्ध वर्तनी इसमें पूछी जाती है। ये वाले टॉपिक हम करेंगे, ठीक है। ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलो जी, तो अब जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी, इनकी कोई थ्योरी नहीं होती है, इनमें हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों के माध्यम से प्रैक्टिस करेंगे। और ये जो टॉपिक है अभी, ये टॉपिक आपका शब्द के चौथा भेद तो है ही,
लेकिन इस टॉपिक का दूसरा नाम है शब्दावली। इस टॉपिक का दूसरा नाम क्या है? शब्दावली। तो इस शब्दावली से आपके यहाँ जो क्वेश्चंस आने हैं वो आने हैं मिनिमम 3 से लेके 5%। 3 से 5% हर बार हर एग्जाम में इस शब्दावली वाले टॉपिक से आते हैं, और जो क्या है अर्थ या प्रयोग के आधार पर शब्द के भेदों के अंतर्गत भी आते हैं, जिसके अंदर 60 टॉपिक हैं, मिनिमम 3। ठीक है, हाँ जो हो गया उसको नहीं करेंगे, मैं तो इस वजह से लिखा कि शब्दावली के अंतर्गत क्या क्या है। थैंक यू। तो शब्दावली के अंदर 3 से लेके 5% आपके यहाँ आते ही हैं। विलोम शब्द, पर्यायवाची, एकार्थी, अनेकार्थी, श्रुति, संभिन्नार्थक, इनकी कोई थ्योरी नहीं है। इस तरीके से आप जैसे इंग्लिश के शब्द का मीनिंग नहीं जानते तो आप डिक्शनरी खोल के देखते हो, ऐसे ही हमें हिंदी में भी देखना होता है, लेकिन वो काम हमने नहीं किया, इसीलिए हमें ये सब पढ़ने पड़ते हैं। तो इसमें हम 50-50 क्वेश्चंस लेंगे टॉपिक वाइज। 100 क्वेश्चंस की पीडीएफ हम आपको देंगे टॉपिक वाइज। उनको 100 क्वेश्चनों को आपको तैयार करना है ताकि हमारा ये टॉपिक हो। टाइमिंग रहेगा 11 से लेके 12 बजे। तो 11 से 12 के अंदर हम विलोम शब्द, पर्यायवाची, एकार्थी, अनेकार्थी, श्रुति, संभिन्नार्थक शब्द, वाक्यांश के लिए शब्द, तो ये 6 लगातार क्लासें आपकी होगी। 6 दिन, 6 लगातार क्लासें, 6 दिन एक एक टॉपिक की आपकी होगी, जिसके अंदर हम 50 या 50 से ज्यादा क्वेश्चन करेंगे। 100 क्वेश्चन की पीडीएफ विद आंसर की आपको देंगे। बाकी कुछ एफर्ट्स आपको भी लगाना है, जो भी कंटेंट आपके पास इसमें है। ठीक है, क्योंकि इसमें ज्यादातर एफर्ट्स बच्चे को ही लगाना होता है। मैं कुछ चीजों के माध्यम से आपको जरूर बताऊंगा, कुछ इसमें थ्योरी नहीं है बल्कि शब्दों को लेके बताऊंगा, कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के माध्यम से बताऊंगा। दोनों ही तरीके से हम इस चीज वाले टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। तो कल फिर मिलता हूं आपको 11 बजे विलोम शब्दों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आपकी 2 क्लासें हैं सिलेक्शन दरबार पे। हिंदी पेडागोजी की क्लास है, वो भी गद्यांश और पद्यांश की प्रैक्टिस के साथ 8:15 से लेके प्यारे दोस्तों 9 बजे। और 9 बजे जो हिंदी बाई अरुण सर पर जो क्लास है उसमें टॉपिक कराएंगे हम काल। काल एक डिफिकल्ट और बेहतरीन टॉपिक है, जिसके क्वेश्चन ज्यादातर बच्चे गलत करते हैं। तो काल से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कैसे आपको काल के क्वेश्चन करने हैं, हिंदी बाई अरुण सर यूट्यूब चैनल पर क्लास लेना ना भूले। आज शाम को 9 बजे।